कर देते हैं हम विरोधी दल के लोगों का। महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिया है कि राज्य कर्मियों को वेतन भत्ता, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि केंद्र के कर्मियों के संरूप देने के लिए सरकार नीतिगत रूप से बाध्य नहीं है। मैं सरकार के इस उत्तर को सरकार के 3 दस्तावेज के आधार पर चुनौती देता हूं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि दिनांक 21/11/97 को बिहार सरकार तथा राज्य कर्मियों के प्रतिनिधियों के बीच में समझौता हुआ, जिसकी कंडिका 7 में निर्धारित है कि केंद्र के अनुसार ग्रुप इंश्योरेंस एवं ग्रेच्युटी देय होगा। नंबर 2, क्या यह बात सही है कि इसी आधार पर दिनांक 2/1/98 के आदेश के गठित फिटमेंट कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस में यह लिखा गया कि केंद्र के समरूप हूबहू वेतनमान, भत्ते एवं सेवा शर्तें दिए जाने को फिटमेंट कमेटी रिपोर्ट देते समय ध्यान में रखेगी। महोदय, समझौता चाहे किसी निजी 2 व्यक्तियों के बीच का हो या सरकार और राज्य कर्मियों के बीच, उसका मूल्य वही रहता है। समझौता तोड़ने वाले की साख समाप्त हो जाती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि अपनी साख बचाने के लिए क्या सरकार समझौता की कंडिका 7 के अनुरूप राज्य कर्मियों को देय ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख से 25 लाख रुपए दिनांक 1/1/24 से करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री। ये प्रश्न पिछले सत्र में ही ध्यानाकर्षण के रूप में सदन में उत्तरित भी हो चुका था, तो एक तरह से ये तो प्रश्न आना भी नहीं चाहिए था। और माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, जब हम 7th पे कमीशन जब केंद्र सरकार के द्वारा 2016 से लागू किया गया और फिर बिहार सरकार ने उसको 2017 से फिर लागू किया, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पॉलिसी नीति और राज्य सरकार की नीति में डिफरेंसेस होते हैं, ये हर एक राज्य में। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे कमीशन लागू किया तो बिहार सरकार ने भी कैबिनेट के निर्णय के बाद पे कमीशन को लागू किया, और उसी में एक प्रावधान था जो सेंट्रल पे कमीशन था कि अगर हमारा 50% डीए इंक्रीज करता है तो हमारा ग्रेच्युटी को हम 20 लाख से 25 लाख करेंगे। जो माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, मेरा सिर्फ इतना, सरकार सिर्फ क्यों ये बाइंडिंग नहीं है हम पे, राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया, अब तो भारत सरकार 8th पे कमीशन पर भी विचार कर रही है, लेकिन वर्तमान में जिस 1997 के पत्र का या एग्रीमेंट का माननीय सदस्य द्वारा जो पूरक पूछा गया है, ये कभी भी स्टेट गवर्नमेंट पर ये बाइंडिंग नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो तय किया 7th पे कमीशन के अनुरूप जो भी प्रोविजंस हैं वो उनके अपने राज्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है। एक और ये कहना है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये जो सरकार और कर्मचारियों के बीच ये समझौता हुआ था, ये इनका दस्तावेज, मेरा नहीं। इसके बाद जो फिटमेंट कमेटी के लिए है, ये बिहार सरकार वित्त विभाग का संकल्प है कि राज्य सरकार अपने सेवी वर्ग के केंद्रीय सेवा शर्तों के साथ केंद्रीय वेतनमान, भत्ता एवं अन्य सभी सुविधाएं यथा चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता, ग्रुप बीमा, ग्रेच्युटी, मकान भाड़ा इत्यादि केंद्र के अनुरूप स्वीकृत करने के लिए में सैद्धांतिक रूप से सहमत है। माननीय मंत्री जी का जो जवाब था कि सैद्धांतिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो यहाँ तो ये सरकार का दस्तावेज है, ये सैद्धांतिक रूप से आप सहमत हैं। इसके बाद जो है तो फिटमेंट कमेटी बनी, और फिटमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है, इन लाइट ऑफ डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन September 1997 on scales of pay for central government employees based on the recommendation of the 5th Pay Commission report, the Fitment Committee was required, according to government resolution, to submit its recommendation on revised scales of pay for state government employees effective from 1/1/96. While submitting its recommendations, the committee was required to keep in mind that state government employees getting higher or lower remuneration, that central employees will be sanctioned only such scales as
being drawn by central government implies. The state government had decided to grant central scales of pay and allowance with central पूरा पूछिए conditions ना। of service and accepted in principle that all facilities like medical allowance, traveling allowance, group insurance, gratuity, house rent allowance, etc. will be provided to its employees as permissible to employees of the अजय बाबू central पूरा government. पूछिए। ये मेरा कागज नहीं है, सरकार का कागज, ये सरकारी दस्तावेज। ऐसा करिए ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, तो माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, आपको लिखित उत्तर भिजवा देंगे। नहीं, ये प्रोसीडिंग का पार्ट बने, हम ये नहीं आप तो पढ़ चुके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये नहीं कहते कि ये जो आपका कागज है ये आपका दस्तावेज है, आप बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए आपका मामला है। आपके पास पैसा नहीं हो, आप कह दीजिए कि हम बैंकरप्ट हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने दस्तावेज को तो एक्सेप्ट कीजिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दस्तावेज मंत्री जी को दे दीजिए, प्रोसीडिंग का आपको पार्ट लिखित बनाया उत्तर जाए। भिजवा देंगे। इसको महोदय एक प्रोसीडिंग का मिनट बैठ पार्ट जाइए, बनाया बैठ जाइए, मंत्री जी कुछ कहने वाले। अध्यक्ष महोदय, बैंकरप्ट नहीं है हमारा, तो बजट आकार 23,000 करोड़ से अब 3,17,000 करोड़ तक चला गया है। हमारे हाथ में बिहार सरकार का बजट है जो 2017 का है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस विषय को माननीय सदस्य उठा रहे हैं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पर, सिर्फ बिहार में ही नहीं, देश के किसी भी राज्य में भारत सरकार के लिए जो कर्मचारियों के लिए जो नियमावली बनाती है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। विभिन्न राज्यों में अपने कर्मचारियों की अपनी पॉलिसी होती है और राज्य सरकार मंत्रिपरिषद के निर्णय के आलोक में जो उचित लगता है, मेजर प्रोविजंस जो 7th पे कमीशन के हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने मंत्रिमंडल के निर्णय से माननीय मुख्यमंत्री के स्वीकृति के बाद उसको लागू किया हुआ है और ये स्टेट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है। यही मेरा माननीय सदस्य को मेरा सूचना देना। अजय जी महोदय, बैठ जाइए, आपका हो गया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ सरकार से ये जानना चाहता हूं कि सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच समझौता हुए और जब समझौता सरकार ने किया और उसको लागू करने का डेट भी दिया, तो उसको पूरी तौर पर लागू करने में सरकार को क्या दिक्कत है, ये जानना चाहता हूं। आप अजय बाबू कागज मंत्री जी को दे दीजिए, पूरा अध्ययन करके फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आपका है कि हो नहीं पाएगा ना, तो वो पूरा उत्तर आपको भिजवा देंगे। दे दीजिए, पढ़िए नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक बात हो गया आपका। अब आपके बात तो अजय जी बोल रही, अब आप बोलिएगा, आपने हो गया, आप दे दीजिए मंत्री जी को। महोदय, एक बात सुन लिया जाए। हमारा ये कहना है कि सरकार ने लिखा है कि भत्ता, पेंशन, उपादान आदि केंद्र सरकार के कर्मियों के संरूप देने के लिए नीतिगत रूप से बाध्य नहीं है। इसका उत्तर अस्वीकारात्मक है। सरकार ये कहे कि ये स्वीकारात्मक है, पैसा होगा तो देंगे। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। हो गया। मैं चाहता हूं सर कि समझौता मैंने आपने कहा ना किया। आपको, चूंकि बहुत सारे सरकार डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं। समझौता सिर्फ को दबाने के लिए होता है। अजय जी, तो समझौते का कागज उन्होंने पढ़ के सुनाया। बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए, आप पहले बैठ जाइए ना। उन्होंने उसको भी पढ़ के सुनाया है, इसलिए मैंने कहा उनको कि सब कागज उनको दे दीजिए और वो लिखित उत्तर उनको भेज। श्री संजीव कुमार, पूरक पूछिए संजीव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जो उत्तर आया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उत्तर में दिए हैं हर जोरावरपुर पंचायत, नया गांव है और कोलवारा है और साथ में डोएठा पंचायत है, यहाँ पे बैंक की दूरी 4 से 6 किलोमीटर पे है और वो जो है वहां पे सिर्फ ग्राहक सेवा केंद्र खुला है। उसका एक सीमित दायरा होता है, 10,000 से 25,000 तक का ही ट्रांजैक्शन उसमें होता है। उससे ज्यादा ना बैंक ना किसानों को लोन का सुविधा उपलब्ध हो पाता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि ठीक है, आपने उत्तर में लिखा है कि यहाँ पे जो ये दिया जाएगा, जो भी बैंक का सुविधा दिया जाएगा वो बैंक पे निर्भर करता है, लेकिन सरकार के स्तर से उपरोक्त जगह पे एक शाखा खोलने का प्रस्ताव बैंकों को भेजा जाए। मेरा ये आग्रह है माननीय मंत्री से। आपका आग्रह मंत्री ने सुन लिया है, कुछ बोलने वाले माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जिन गांव का विषय उठाया है, हमने उत्तर में स्पष्ट किया है कि वहां पे बैंकिंग सर्विसेज, मतलब किसी भी व्यक्ति वहां पे बैंकिंग सर्विसेज से वंचित नहीं है, चाहे वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से हो या वो ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से हो। बहुत विस्तार से हमने उनको माननीय सदस्य का जो विषय था, जिन गांवों का उन्होंने उल्लेख किया, वो मैंने बताया भी।
माननीय सदस्य और आपके माध्यम से पूरे सदन की जानकारी के लिए भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग का एक सर्कुलर है जो 2023 में बिहार के संदर्भ में वो पत्र आया था। अगर आपकी अनुमति हो तो एक पैराग्राफ में पढ़ दूं। आई वुड लाइक, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मुकेश कुमार बंसल जी, उनका पत्र है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, जो हमारे यहाँ मुख्य सचिव को इन्होंने, जो वित्त सचिव थे उनको लिखा है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज is to ensure availability of banking outlet with bank branch, business correspondent or India's post payment bank center within 5 kilometers। या हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से या ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से 5 किलोमीटर जो बिहार की जो एक जितने भी रेवेन्यू विलेजेस हैं उस कंटेक्स्ट में आया है। और ये आगे ये कहते हैं कि ये the bank center within 5 kilometers distance of every inhabited village in the country under financial inclusion initiatives of government of India। भारत सरकार पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन पर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय आप अवगत हैं। बिहार के संदर्भ में जो उन्होंने बताया है, in this context the progress is being monitored through the Jan Dhan Darshak application on which over 6 lakh banking outlets have been mapped through geographical information system GIS across country। The total number of villages in Bihar is 39133, 39,133, and all villages are covered with banking outlets as per the criteria prescribed। The status of banking infrastructure in the state of Bihar as on 30th April 2023 is total branch बिहार में 7,897 हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट 1,03,245 हैं, ATMs 6,870 हैं और जो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक है उसकी संख्या 8,431 है। तो जिन गांवों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, सर्विसेज वहां पे है, बैंक की फुल फ्लेज ब्रांच वहां नहीं हो सकती है, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज वहां के लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। माननीय सर केवल ये कह रहे हैं, मैं जय सिंह जी सर एक वन रिक्वेस्ट है, अप्रिशिएट व्हाट ही हैज सेड सर, बट माय हम्बल रिक्वेस्ट इज एट लीस्ट यू कैन सेंड द प्रपोजल टू द कंसर्न बैंक टू ओपन द बैंक इन दैट कंसर्न विलेज। वो केवल एक प्रस्ताव है, दीजिए। मैं बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आप भी अवगत हैं कि बैंक अपनी शाखाएं खोलने के लिए जो कॉमर्शियल वायबिलिटी है उस आधार पर बैंक निर्णय लेती है और आरबीआई का भी स्पष्ट रेगुलेशन है कि लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना है। तो जहां भी बैंक को लगता है आवश्यकता अनुसार वो ब्रांचेस को वो खोलती भी है और जो माननीय सदस्य की जो चिंता है उसमें वित्त विभाग देख लेगा, जो संभव होगा हम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। श्री रामबली सिंह यादव। पूरक पूछिए रामबली बाबू। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था महोदय, काको प्रखंड अंतर्गत सैदाबाद गांव में कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए और जमीन का पूरा खाता नंबर प्लॉट नंबर भी हमने दिया था। उत्तर आया है महोदय कि ये कब्रिस्तान की घेराबंदी प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है और इसकी प्राथमिकता सूची का निर्धारण पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी संवेदनशीलता के आधार पर निर्धारित करते हैं महोदय। 2018 में जहानाबाद में जो दंगा हुआ था महोदय, इसी सरकार के रहते और उसका असर अगल बगल इलाकों तक पहुंचा था, तो क्या इससे भी बड़ा संवेदनशीलता का प्रमाण आवश्यक है महोदय? हम सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या इसको प्राथमिकता सूची में दर्ज कर इस कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने पर सरकार विचार करती है, माननीय मंत्री, और अगर हाँ तो ये कब तक? माननीय सदस्यों ने जिस बात का जिक्र किया, एक आवेदन हमको भेज दें, हम कलेक्टर को भेज देंगे, वो देखेंगे, उसके बाद उसको विचार किया जाएगा। एक आवेदन भेज दीजिए तो कलेक्टर को भेज देंगे ताकि उसका विचार करें। श्री अजीत कुमार सिंह। प्रमोद जी, मेरा काम आप मत करिए। हाँ, आप मत करिए भेजने के लिए। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? तो पॉजिटिव जवाब है, सरकार के पहल पॉजिटिव है। अलग से भी आवेदन देना? हाँ, एक दे दीजिए, इनको मंत्री जी को दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए जी। पूरक पूछ रहा हूं महोदय। हमने जो सवाल किया, बड़ी जवाब देने में बाजीगरी दिखाते हैं अधिकारी लोग। पूरक पूछो भैया, पूरक। वही पूरक है महोदय। पहला मैंने पूछा कि क्या जो
राज्य में अन्य राज्य कर्मी शहर में रहते हैं, उन्हें अतिरिक्त शहरी भत्ता मिलता है, तो लिखा है कि स्वीकारात्मक है। फिर हमने पूछा कि क्या पुलिसकर्मी जो इधर पटना दानापुर में रहते हैं, क्या इनको मिलता है? तो पहले तो लिखना चाहिए था कि नहीं मिलता है, वो नहीं लिखा गया है। जवाब जो दिया गया है उसमें एक चिट्ठी का हवाला दिया गया है महोदय कि 18 जून 24 के आलोक में पुलिस मुख्यालय को पटना जिला के खगौल और यहाँ पर देने के लिए भेजा गया है, लेकिन ये अभी तक लागू क्यों नहीं है, मेरा ये पहला पूरक है महोदय। माननीय मंत्री महोदय, निर्देश दिया गया है, लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं अध्यक्ष महोदय जवाब तो बहुत भेग में है कि निर्देश दिया गया है, लागू हो जाएगा। महोदय मैं जब सवाल पूछ रहा था तो फरवरी का महीना रहा होगा और पिछले साल जून में आपने आदेश दिया और फरवरी 2025 तक लागू नहीं हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन्होंने आपके आदेश को इतने दिनों तक लागू नहीं किया, क्या उसके ऊपर आप कार्रवाई करना चाहते हैं? डायरेक्शन दिया गया, नहीं लागू होगा तब न कार्रवाई कीजिएगा। डायरेक्शन दिया गया है, जल्दी ही लागू करने का काम। महोदय लागू नहीं हुआ है। एक तो बात है कि लंबे समय से इनको नहीं मिलता है, दूसरा जब सरकार ने 2024 में इसका फैसला किया 6 महीने से लागू नहीं हुआ, तो हम कब तक माने कि लागू होगा? जब 6 महीना लागू नहीं हुआ तो ये जवाब देना कि लागू हो ही ना जाएगा, ये तो गलत जवाब है महोदय। जवाब ये दिया जाए कि लागू सरकार के आदेश को महोदय हम लोग भी जितना 4.5 वर्षों में समझे हैं कि अधिकारियों को 15 दिनों में लागू करना होता है। अगर उन्होंने लागू नहीं किया तो ये सरकार का, बिहार सरकार का अवमानना है महोदय, माननीय मंत्री जी का भी अवमानना है। तो उनके ऊपर एक्शन कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे और कितने दिनों में इसको लागू करेंगे, हमको बता दें महोदय। माननीय मंत्री से जल्द लागू कर लिया जाएगा, नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। श्री देवेश कांत सिंह पूरक पूछिए। देवेश जी पूरक पूछिए। आपके आदेश से पूछता हूं कि ये बीएलओ लोगों को तो उनका कार्य भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन जो EARO जो पूरे साल भर मतदाता सूची का काम चल रहा है, इससे संबंधित ब्लॉक लेवल पर कोई व्यवस्था नहीं है। ERO ऑफिस में होता है, जो RO ऑफिस है, ERO ऑफिस है, वहां हो जाता है, लेकिन ब्लॉक में ब्लॉक का पैसा लगा के उसका बिल संपुष्ट किया जाता है, जो कि झंझट का काम है, बाद में उसमें दिक्कत आएगी। इसलिए AERO ऑफिस कार्यालय के लिए क्या व्यवस्था है, यही पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, सुनो भाई, जवाब सुनिए। महोदय, ये जो बीएलओ को भत्ता दिया जाता है, इसलिए कि बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो मूल कार्य है उसके अलावा बाकी समय में, जो सब लोग को, कम से कम हमारे साथियों को पता है कि बीएलओ प्रायः शिक्षक होते हैं और कुछ दूसरी सेवा से भी होते हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो अपना काम करने के पश्चात गांव में घर घर घूम के वो मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे या मतदाता सूची को अद्यतन करेंगे, इसलिए उनको भत्ता दिया जाता है। और AERO जो है, ये अपने जितना देर उनका ऑफिस टाइम है, उनको अपने दफ्तर में बैठ कर ही काम करना रहता है, इसलिए उनको कोई भत्ता या टीए नहीं दिया जाता है। ये लोग तो घूम घूम के घर घर जाके न कलेक्ट करते हैं और अपने दायित्व के अलावा करते हैं, और AERO के तो दायित्व में ही शामिल है महोदय, इसलिए उनको नहीं अलग से दिया जाता। मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो अलग विषय है। बीएलओ को भत्ता मिलता है,